वैद्य जी, मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं झारखंड धनबाद के रहने वाला हूँ। मैं भारतीय सेना में सेवा कर रहा हूँ। 25 अप्रैल को अटैक आया था, फर्स्ट एपिसोड आया था। अभी मेरा वेट 20 केजी लॉस हो गया है। वैद्य जी, मैं अगर 1 साल बाद फिजिकल एक्टिविटी कर सकता हूँ? जो टेस्ट कराते हैं CA 19.9 वो मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कितना? रेंज 37 है, मेरा 139 आया है। पैनक्रियाटाइटिस में एक प्रोग्रेशन को देखने के लिए एक मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे CA 19.9 कहते हैं। अगर 300 से ज़्यादा हो जाए तो उसको पैनक्रियाटिक कैंसर बोलते हैं। अब आपको डेंट लग चुका है, यू आर नॉट ए मर्सिडीज के न्यू मॉडल नहीं हो, एक्सीडेंट हो चुका है, तमीज चलाओ। नमस्कार, मैं हूं वैद्य बालेंद्र प्रकाश। आज हम करने जा रहे हैं गुफ्तगू मेरे दोनों तरफ 4-4 के जोड़े में, यूपी, गुजरात, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से ये आपको बहुत युवा चेहरे दिखाई दे रहे होंगे और देखने में मरीज नहीं लगते हैं, बड़े स्मार्ट से बच्चे लगते हैं, पर ये स्मार्ट यूँ ही नहीं हुए, इनके वजन अचानक तेजी से कम हो गए। तो ये सब एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो दुनिया में लाइलाज मानी जाती है, पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट एंड क्रॉनिक बेसिकली दो हैं, पर बहुत सारी वेरिएशन है। और इसका में एक होता है वजन कम होना। हमने अपने अनुभव से, और ये अनुभव एक दिन का नहीं है, 70 के दशक में मेरे स्वर्गीय पिता वैद्य चंद्र प्रकाश जी के हाथों से एक नुस्खा तैयार हुआ जो आयुर्वेद के रस शास्त्र पे आधारित था, जो तांबा पारा गंधक के साथ उन्होंने 3 साल में उन टॉक्सिक मटेरियल को एक औषधि रूप में बदला और पता चला कि वो पैनक्रियाटाइटिस के गंभीर रोगियों पर फायदा करती है। समय के साथ चीज़ें चलती रहीं और अभी एक प्रोटोकॉल का रूप धारण कर चुका है। तो आज हम 2000 से ज़्यादा लोगों का इलाज दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। तो ये लोग भी सुनकर आते हैं। अभी मेरे सामने ये बैठे हैं जामनगर से। तो जामनगर में एक वैद्य हूँ। जामनगर में अभी भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सेंटर की स्थापना की है। तो सेंटर तो बन गया, परंतु मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब जामनगर जैसी जगह से कोई मरीज वहाँ पर जाने के बाद मेरे पास इलाज कराने आता है, तो ये मेरे लिए गौरव की बात नहीं है, मेरे लिए दुख की बात है। क्योंकि कायदे में मेरे जैसे वैद्य को जामनगर जैसी जगह पे जाकर अपनी ज्ञान को बढ़ाना चाहिए था। तो मैं इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने यही बताया कि मैंने, तुम जामनगर से उत्तराखंड क्यों आए हो? वो तो आयुर्वेद का मक्का मदीना है। तो इन्होंने जो बोला, ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं। इन्होंने बोला कि साहब, उन्होंने कहा 2 महीने रहना होगा, पर हम आपको प्रोटोकॉल पर डालेंगे। फिर उन्होंने बाकी मरीजों से भी बात की, वो 2 महीने रह के आए थे, 21 दिन के लिए रह के आए थे, पर इनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो बात यह है कि मैं एक वैद्य हूँ, आयुर्वेद हूँ, पर जो हमारी चिकित्सा है पैनक्रियाटाइटिस के ऊपर, जो कि आज एक प्रोटोकॉल का रूप धारण कर चुकी है, हमने इस परंपरागत ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की हैं और कोशिश जारी भी हैं। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो आयुर्वेद के ऊपर आधारित है, परंतु ये परंपरागत ज्ञान आयुर्वेद से बिल्कुल अलग है। ये वात पित्त कफ की थ्योरी के साथ जुड़ता नहीं है, पर आयुर्वेद के जो सूत्र हैं, वेगों का धारण करना, नींद का धारण करना, भूख का धारण करना, प्यास का धारण करना, या चिंतित जीवन व्यतीत करना, रात्रि जागरण करना, समय पर भोजन न करना, ये आयुर्वेद के सूत्र में तो सब कुछ निहित है, परंतु रेगुलर आयुर्वेदिक चिकित्सा से इसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने देखा भी है कि आयुर्वेद के बहुत सारे लोग इसकी चिकित्सा कर रहे हैं, पर पैनक्रियाटाइटिस एक डिजीज़ है जो इनवेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है। एक मरीज को एक अटैक आएगा, फिर 10 साल तक नहीं आ सकता, परंतु जिन लोगों को बार बार ये अटैक आता है, कम से कम 2 अटैक आ चुके हैं, वो रिकरिंग एक्यूट में आ जाता है या क्रॉनिक रिकरिंग में आ जाता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, जिसमें आहार है, आयुर्वेद का सूत्र, आहार मतलब कब खाना है, कितना खाना है, किस कम्बिनेशन में खाना है, तो ये सब चीज़ें, आहार विहार, कैसे रहना है, कैसे सोचना है, उनका है। और औषधियाँ जो रस शास्त्र की बनाई जाती है, उसके ऊपर ये प्रोटोकॉल बना है। तो ये सब लोग बैठे हैं, इनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि संभाषा परिषद, जो चीज़ें पब्लिक में बोली जाती हैं, उसी की होती है। बंद कमरे में तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। बारी बारी से ये लोग अपनी जिज्ञासाएँ पूछेंगे,
अपने फ्री मन से, और भरसक मैं प्रयास करूंगा कि जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, और मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हूं, मुझे पेनक्रियास की एनाटॉमी भी शायद नहीं मालूम होगी, फिजियोलॉजी भी नहीं मालूम होगी, पर यह मुझे मालूम है कि पेनक्रियाटाइटिस ठीक कैसे होती है और इसको ठीक कैसे करा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके हवाले। वैद्य जी, मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं झारखंड धनबाद के रहने वाला हूँ। मैं भारतीय सेना में सेवा कर रहा हूँ। 25 अप्रैल को मैं मेरा अटैक आया था, फर्स्ट एपिसोड आया था। अभी मेरा वेट 20 केजी लॉस हो गया है। और वैद्य जी, मैं अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से मैं फिजिकल एक्टिविटी कर सकता हूँ? आप भाग्यशाली हैं कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर से आप बाहर आ गए, और अभी जो फ्रंट पे थे वहाँ तो आप जान हथेली पे हमेशा लेके रखते हैं, तो इसका मतलब ईश्वर आपको बचाना चाहता है। और जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है, आप 4 महीने मानसिक शारीरिक विश्राम करिए, इसके बाद एक नॉर्मल रूटीन आप कर सकते हैं। और कोशिश करिए, देखिए आपका जो पेशा है उसमें कई बार इमरजेंसी हो सकती है कि आपको दिन रात जगना पड़े। अगर आपको जगना है रात को, खाना नहीं मिलता है, तो सबसे अच्छा है कि पानी पीते रहो। पर खाना नहीं मिल रहा है, दारू पियोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दारू अगर पीनी है तो कबाब भी साथ में होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। कहते हैं शबाब, महफिल सजी हुई हो, हंसी ठट्टा हो, 2-4 घंटे का टाइम हो, तब है। ये नहीं कि गड़ा मारा और भाग गए। तो आप सब करेंगे, नॉर्मल करेंगे। मेरे पास फौज के कुछ लोग आए हुए हैं जो जिस रैंक पे थे उन सबके प्रमोशन भी हो गए। जी, तो आप बिल्कुल। मैं रवि रंजन जी जो थे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उनके बाद पे मैं सीधा यहाँ पर पहला ही अटैक में हमने यहाँ पर आया, और यहाँ पर आके बहुत मतलब राहत मिला। मुझे बहुत ज़्यादा गैस हो रहा था, अभी बिल्कुल गैस नहीं है। नहीं, बस गैस क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो पाचन शक्ति है, अग्न्याशय, अग्नय माने अग्नि का स्थान, वो कमजोर हो गया है। तो जब आपके एंजाइम्स कुदरती नहीं बनते हैं तो खाना सड़ता है, गैस बनती है। तो हमने कोई गैस की दवा नहीं दी है, हम आपके पेनक्रियाज में जो सूजन है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग में नेक्रोटाइज हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये दवा पहले दिन से काम शुरू करती है। तो आराम आपको पक्का होगा, क्योंकि मेरा रिसर्च पेपर भी जा रहा है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस पर अब। तो तजुर्बा बहुत अच्छा है, और आप भी रवि रंजन की तरह आप भी हमारे एक लाउड स्पीकर बन के ज़िंदगी में रहोगे, आराम से रहो। और वैद्य जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि वेट लॉस, ये वेट कितने साल तक के बाद बढ़ेगा? देखिए, 15 किलो एक वेट? होता है बीएमआई, बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। आपकी जो लंबाई है उसको स्क्वायर करो और अपने वजन से कर लो, वो 18 से 24 के बीच में रहना चाहिए। तो ओबेसिटी एक पेनक्रियाटाइटिस का कारण होता है। तो आपकी बीएमआई अगर 18 से 24 के बीच में है, नहीं, कम है। मेरे को नहीं लगता कि आपके 18 से कम है अभी। मेरा अभी 56 वेट हो गया। पहले ज़्यादा नहीं था, मैं उतना मोटा भी नहीं था। हाँ, 56। 66 था बस। और लंबाई कितनी है? 172, सो 173। हाँ, 173। हाँ, तो आपका बीएमआई जो कम हुआ है वो जी बहुत जल्दी गेन हो जाएगा, जी। बिल्कुल ठीक रहोगे। और वैद्य जी, मेरा बाल भी झड़ रहा है। काफ़ी सारे लोगों का बाल झड़ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। हाँ, बाल, अब क्या होता है ना कि बालों के लिए हमारे शरीर में खनिज तत्व होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनकी कमी से होता है। पर अगर आप ढंग से खाना पीता खाते रहोगे तो हो जाएगा। मेरी उम्र 66 साल हो चुकी है, मेरे साथ के ज़्यादातर लोग गंजे हो चुके हैं। पर आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है वो कहता है कि हमारे शरीर में जब खनिज धातुओं की कमी होती है तो कुबल वगैरह निकलने लगती है। अब मैं वैद्य हूँ, रस शास्त्री हूँ, अपने नुक्ते उक्ते खाता रहता हूँ। तो ये जो दवा आप खा रहे हो और खाना खा रहे हो, ये ओवरऑल फ़ायदा करती है, क्योंकि आप जिस तरह यहाँ पे नाश्ता करते हो, प्रोटीन मिलता है। हर हमेशा हम अमूमन शाकाहारी लोग ऐसा नाश्ता घरों में नहीं करते हैं। आलू का पराठा खा लिया, सैंडविच खा लिया, उपमा खा लिया, पोहा खा लिया, यही सब खाते हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक दिन खा लिया तो आपका जितना वजन है कम से कम उतने ग्राम प्रोटीन तो चाहिए चाहिए, और वो भी सुबह दोपहर शाम में बटा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक टाइम खा लिया। तो ये लंबे समय में हमारा शरीर क्षय को प्राप्त होता है और उसी तरह धीरे धीरे बनता है। जैसे आप एक दिन में फौजी, आपका रैंक क्या है? मैं सार्जेंट। जी, सार्जेंट, क्राफ्ट्समैन। सार्जेंट। तो एक दिन में नहीं बने ना, ट्रेनिंग हुई।
तो जिस तरह आप ट्रेनिंग करके रिफॉर्म होते हो, उसी तरह बीमारी भी हमको एक दिन में नहीं होती है। तो अति साहस, अति व्यायाम, भूख का वेग धारण करना, निद्रा का वेग धारण करना, जो आयुर्वेद के सूत्र हैं, वो हम कई बार अज्ञानवश, कई बार कंपल्शन में, जैसे आपके साथ वो मृत्यु हो गई, आपका जोश नहीं था परंतु आप शोक में चले गए। तो शोक से होने वाले रोग आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आप अति साहस या सर्कमस्टांस से जो हुए, इनसे पहले 2016 में वैद्य जी मेरा ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, ये एक कारण तो नहीं हो सकता है? हाँ, अगर आपको गॉल ब्लैडर की बीमारी हुई है तो मैं मान सकता हूँ कि आप किसी समय में नाश्ता करते ही नहीं थे। जी, पहले नहीं, घर में जब से सेना में आया तब से कर रहा हूँ। तब से तो कर रहे हो, पर पहले नहीं करता जब था गॉल ब्लैडर का हुआ, क्योंकि गॉल ब्लैडर की बीमारी में मैंने देखा है कि गॉल ब्लैडर क्यों जरूरी है। एलोपैथी में कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, परंतु लिवर में बनता है बाइल। जैसे गंगा आसमान में होती है, वो धरती पे गिरने के लिए शिव जी की जटा चाहिए, गिर जाती। तो शिव जी की जटा जो है वो गॉल ब्लैडर है, वो गॉल ब्लैडर में आता है और फिर हमारे खाने के हिसाब से रिलीज करता है, और खाने में अगर फैट नहीं हो तो रिलीज ही नहीं करेगा। तो जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, या चाय पीते हैं, या फैट फ्री खाना खाते हैं, या अनटाइमली खाना खाते हैं, उनका गॉल ब्लैडर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो अगर लोटे में पानी रुका रहेगा तो काई जमेगी, फिर स्लज बनेगी, फिर पथरी बनेगी, और जब वो ऐसा हो जाएगा तो स्टोन बन गया। अब वो स्टोन क्या है कि लिवर के अंदर जो बाइल है, वो आपका जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब जब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन है पेनक्रियाज, जिसके ऊपर लोड पड़ जाता है। तो ये खूब अच्छी तरह पता है कि गॉल स्टोन एंड पेनक्रियाटाइटिस का आपस में संबंध है, पर गॉल स्टोन के पीछे भूखा रहना, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, ये मेरा पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो अब आपका क्योंकि गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, खान पान का चीज़ों का ध्यान रखिए। अब जो हो गया सो हो गया, बीती बात बितार के आगे की सुध लाई। पर आपकी बॉडी में पेनक्रियास पे आप स्ट्रेस 2016 में दे चुके हो, उससे पहले ही दे चुके हो। तो फौज में आप रहते हो, फौज में खाने को खूब मिलता है, सोने को भी मिलता है, कभी कभी ऐसी इमरजेंसी होती है, पर वहाँ पे भी रिलीवर रहते हैं। खाना तो श्याम यही रूटीन हमारा भी है। हाँ बिल्कुल, वही तो, यही तो डिसिप्लिन। 7:30 बजे हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सेना तो में। देखो, फौजी डिसिप्लिन से रहना है, अनुशासन ही जीवन है। तो आप इस तरह खाओगे बिल्कुल मैं ठीक पहले रहोगे। वैद्य जी मैं चाय बहुत पीता था, सुबह उठते 5 बजे उठ के। तो गॉल स्टोन ऐसे ही थोड़ी हुआ है। जी, मैं 5 बजे चाय पी के भागने चला जाता था रनिंग के लिए। तो ये बीमारी होने के लिए आपने मेहनत की है, ये बिना बात नहीं दी ईश्वर ने। ईश्वर ने तो आपको अच्छे घर में पैदा किया, अच्छी माँ बाप दिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, तो वो आपके पिछले जन्म के कर्म थे, आपका भाग्य था। परंतु आपको जब मिला, आपने उसका दुरुपयोग किया थोड़ा सा। अब चलो, जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ उसको। चाय आप पी पाओगे साल में 5-6 बार पिकनिक में, तो चाय हैबिचुएटेड तौर पे बुरी है। अभी आप लोगों ने अपराजिता की चाय पी, इसमें कोई नशा नहीं है, ये फूलों की चाय है। तो जिस समय अपराजिता मिल गई, गुड़हल मिल गया, जीरा मिल गया, ये सब चीज़ें हमारे को काम करती हैं। पर जो चाय हमारे देश में मिलती है, वो चाय दूध और चीनी वाली चाय, वो किसी भी तौर से फ़ायदेमंद नहीं है। काली चाय जो होती है ना, 1.5-2 लाख रुपए किलो वाली, पानी में डाला, तो जिस चाय में दूध और चीनी डलता है वो चाय है ही नहीं। नमस्ते सर, नमस्कार। मेरा नाम अंशला है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को पेनक्रेटाइटिस 2017 में स्टार्ट हुआ, जब मैं 13 साल की थी। आपको 2020 से 2025 के बीच में हाँ। क्या तकलीफ थी, क्यों आई हो यहाँ पर? 2020 में भी अटैक आया था, 2021 में भी अटैक आया, फिर 2022 में अटैक नहीं आया, 23 में अटैक नहीं आया, 24 में भी अटैक नहीं आया, पर 25 पर मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। और 25 में जाके अभी मेरे को ये पूछना है कि इस बार जो मेरे को पेन हुआ जून के अंदर, फिर अटैक आया ना? हाँ, बट वो मेरे को एब्डोमेन में पेन नहीं हुआ, वो बैक में पेन हुआ। तो क्या वो गैस्ट्राइटिस का पेन था या नहीं, आपको जब अटैक हुआ तो ठीक कैसे हुआ? सर ठीक नहीं हुआ, खाना खाने के बाद पेन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। ठीक हुआ, आप डॉक्टर के पास गए कैसे? नहीं, जून में हमने यहाँ की अपॉइंटमेंट ले चुके थे, तो हम डॉक्टर के पास गए नहीं, हम गए डायरेक्ट नहीं, जुलाई अच्छा, आप पे सीधे आए। आ गए। हाँ। तो आपका एमाइलिस लाइपिस बढ़ा हुआ था जब आए यहाँ नहीं। पर? कुछ नहीं था, नहीं। आपको हुआ था। हाँ। पेनक्रेटाइटिस में इंडाइजेशन एक कॉमन रहता है, और क्योंकि आपको क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस हो चुकी है, तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और डिजीज़ इज इनवेरिएबल करेक्टरिस्टिक
जरूरी नहीं कि जो इनको हो आपके साथ भी हो, सबके साथ अलग अलग होगा। तो आप ये मत बोलो कि इनका वजन कम हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ, इनको डायबिटीज़ हुई तो मेरे को क्यों नहीं हुई, ठीक, इनको कैंसर हुआ तो मेरे को क्यों नहीं हुआ। तो इनवेरिएबल करेक्टरिस्टिक है, बट यू आर सफरिंग विद ए क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, और क्योंकि 13 साल की उम्र में हुआ है तो इसमें एक जेनेटिक डिस्पोजिशन भी आपकी शायद हो सकती है। पर जेनेटिक टेस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव आया तो ये एक इडियोपैथिक है, और इसके बारे में कहा जाता था कि बीमारी 24 साल की उम्र की एवरेज एज है, पर हमारे पास अंडर 11 भी आने वाले 20% पेशेंट ऐसे जो अंडर 11 आ रहे हैं, ये बढ़ती जा रही है। तो इंडाइजेशन इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ पैनक्रेटाइटिस। आपका फीकल इलास्टिसिस कैसा है? सर अभी हुआ नहीं है। ऐसा कितने दिनों गए हुए? मेरे को 6 दिन हो गए, बट मेरा स्टूल अच्छे से नहीं हो रहा है। तो अच्छे से जितना हो रहा उतना ही दे दो। बट सॉलिड नहीं हो रहा है, लिक्विड हो रहा है। उन्होंने बोला सॉलिड सैंपल चाहिए। ओके ओके, तो जो वाटरी स्टूल है वो ऑयली स्टूल टाइप के, वो भी पैनक्रेटाइटिस का एक सिम्टम है। घर पे नहीं होता था, हाँ। यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है क्योंकि घर पर आपको तेल वेल नहीं मिलता था खाने को। मैं अपना खाना खुद ही बना लेती थी। अपना खाना मैं खुद बनाती थी, मम्मी सबके लिए अलग बनाती थी, पर बट यहाँ मैं अपना पर यहाँ का खाना तो थोड़ा सा रिच है ना, हाँ। तो कोई बात नहीं है, जब आपका होगा स्टूल टेस्ट कराएंगे तो आपका अगर पैनक्रेटाइटिस इनसफिशिएंसी है, स्टेटोरिया इज वन ऑफ द कॉज, तो आप परहेज से रहते थे, आपको नहीं होता था, अब यहाँ पर हो रहा है, तो हो सकता है कि 5-7 दिन में ये ठीक हो जाएगा आपका। सर मेरा पहला सवाल कि जो टेस्ट कराते हैं CA 19.9, वो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कितना? रेंज 37 है, मेरा 139 आया है। ये क्या? पैनक्रेटाइटिस में एक प्रोग्रेशन को देखने के लिए एक मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे CA 19.9 कहते हैं, और CA 19.9 अगर 300 से ज़्यादा हो जाए तो उसको पैनक्रेटिक कैंसर बोलते हैं। तो आपका थोड़ा बड़ा है, पर ये चिंता की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। सर मेरे को जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो जैसे माल अब्जॉर्प्शन तो फैट का होता ही है, चाहे वो यूरिन में हो चाहे किसी भी चीज़ में। तो मेरा भी हेयर फॉल तो बहुत एक्सट्रीम होता है। तो सर यहाँ पे जो मेडिसिन हैं, अमर है, क्या उससे ये ठीक हो जाएगा? मेरा काम है आपकी पैनक्रेटाइटिस को ठीक करना, इसके प्रोग्रेशन को रोकना, और फिर अच्छे शैम्पू और खुराक, अच्छी डाइट से बालों पर फ़र्क पड़ता है। तो मैं बालों के अगर बाल ना हो और पैनक्रेटाइटिस ना हो तो क्या चीज़ चाहिए? बाल और पैनक्रेटाइटिस में क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी होगी? पैनक्रेटाइटिस। तो काम करने दो और उनको भूल जाओ, पर अभी आपके जो हैं आपको थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, उसको हम ठीक करते हैं। सर ये अटैक इफ 1 साल का हम ट्रीटमेंट जैसे जो भी दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं वो लेते हैं, क्या ये चांसेस हैं कि ये फिर हो सकता है? बिल्कुल, हमारे पास जो डेटा है 10% लोगों में ये बीमारी दोबारा आती है, परंतु बाकी भी नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती है? तो ये अभी जो साहब बोल रहे थे ना कि साहब ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो मान लो मैंने किसी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, गैराज में गई, ठीक हो गई, मैं उससे पूछूं साहब एक्सीडेंट तो नहीं होगा? तो गाड़ी तो आपको चलानी है। तो अगर आप ढंग से रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नमस्ते सर, मेरा नाम भव्य गोयल है, मैं 17 साल का हूँ और मुझे पहला अटैक 4 साल पहले आया था, जून 20 में। तो उसके बाद मुझे हर साल 4 या 5 अटैक आते थे। तो इसका क्या कारण है कि बच्चों में क्यों हो रहा है? मैं 13 साल का था तब हुआ था पहला अटैक। तो मेरी तरफ ये भी 13 साल की बैठी है, तुम भी 13 साल के बैठे हो। नहीं, मेरे शहर में एक 5 साल का बच्चा है, उसे भी हुआ था। तो मेरे पास तो 2.5 साल वाला भी आया है। तो ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों हुआ, पर ये बीमारी बढ़ती जा रही है, तो ये मेरे पास हो रही है। पर जिसको भी हुआ उसको मेरी दवाइयाँ काम करती है, वो 2.5 साल का हो तो, 5 साल का हो तो, और 13 साल का हो तो, या बड़ी उम्र का हो तो ये ठीक होती है। क्यों ठीक होती है ये भी नहीं मालूम मेरे को, पर इतने सारों से ठीक हो रही है तो इसका मतलब इस दवाई के पीछे कोई ना कोई विज्ञान छिपा हुआ है। जैसे न्यूटन ने पेड़ से फल को गिरते हुए देखा, बार बार गिर रहा है, तो उसके पीछे एक थ्योरी थी। तो अमर पैनक्रेटाइटिस को ठीक करती है, ये जो हमारी चिकित्सा है ठीक करती है, मेरे को मालूम है। तो क्यों हुआ मैं नहीं बता पाऊंगा।
नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम अग्रवाल है, मैं बरेली यूपी से हूँ। तो मेरा ये पूछना है कि 1 साल का जो पूरा ट्रीटमेंट कोर्स है, इसको करने के बाद लाइफ नॉर्मल क्यों हो जाती है? तो मतलब मेरी नॉर्मल तो ये थी कि मेरी सोशल लाइफ पहले पूरी बहुत ज़्यादा थी, आना जाना सब जगह बहुत था, और मतलब महीने में 2-3 बार तो पार्टीज इस तरह की भी होती रहती थी कि रात के 2-2:30 बज रहे हैं आने में। तो नॉर्मल क्या नॉर्मल वो रहेगा? और मतलब जैसे मैं खस्ता या कचौड़ी वगैरह खाने का थोड़ा शौकीन हूँ, तो वो क्या कभी मैं खा पाऊंगा फिर से? एक दुआ है, ताते पैर पसारिए जाती लंबी सौर। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक 66 वर्षीय वैद्य, पर कभी मैं 18 साल का भी था। तो मुझे याद है 1981, तो 1981 में ऐसे रहूँगा 20-21 साल का, और मैं अस्थल बोर्ड में पढ़ता था। तो रोहतक में दूध का रुझान ज़्यादा है, जाट लोग रहते हैं, तो अज्ञानता तो सबके अंदर भरी हुई है। मैं भी कोई 30 मार का तो नहीं, समय के साथ तजुर्बा आता गया। तो कमरा लेके रहते थे, तो सुबह सुबह दूध पी लेते हैं। जवान शरीर था, दंड पेलता था खूब, आपकी तरह जो था ना, बिल्डिंग फ्रीक, एक्सरसाइज फ्रीक, 1200 रस्सी कूदना, 220 दंड पेलना, 400 उठक बैठक लगाना, पता नहीं क्यों करना है, डोले होने जब क्या करेंगे। आज मैं एक देख रहा था कि एक आदमी के पास 6 पैक्स है और 6 गाड़ी है, तो लड़की किससे शादी करेगी? 6 गाड़ी वाले से। और हम सारे जो लड़के लोग हैं ना, 6 पैक बनाने में लगे रहते हैं, और बेटे 6 पैक। ठीक, तो 1.5 लीटर दूध पी लेता था सुबह सुबह, और कॉलेज चला गया। फिर 1:30-2 बजे होते तो भूख लगती थी जोर से। तो रोहतक में, हमारा शहर से दूर था, सिटी बस आती थी, वो फिर हमको लेके जाती थी। वहाँ एक प्रीतम ढाबा था, और वहाँ हमने अपनी डाइट फिक्स करी हुई थी, 1.25 रुपये। तो घी हमारा होता था, बाकी वो दाल फ्राई कर देता था, एक सब्जी देता था, रोटी देता था। तो आई रिमेंबर 13 तंदूरी रोटी एक दिन में खाई थी। वो मेरी आयु थी, और उस समय ठूस के खाता था। तो उन सब का नतीजा ये क्या हुआ कि मेरी माँ मेरे को बोलती रही कि बेटा, शरीर को शरीर समझो, आराम से खाओ। एक कान से सुनता था, दूसरे से निकाल देता था। तो घर में 6 भाई बहनों में मैं ही उतरने था, मैं ही सुनता नहीं था, मेरी मर्जी। तो सबसे ज़्यादा बीमारी मैं लेके बैठा हूँ। वो बदकिस्मती से मैं, या खुशकिस्मती से मैं वैद हूँ, तो आज जिंदा बैठा हूँ इन दवाइयों के साथ में। क्योंकि डायबिटीज़ मुझे है, इंसुलिन लेनी पड़ती है, खानदानी ब्लड प्रेशर है, उसकी दवा अंग्रेजी भी खाता हूँ, पर आयुर्वेद भी खाता हूँ। पर जब खाता हूँ ना, तो हंसता हूँ अपने पे, बेटे अब खाना तंदूरी रोटी। अब एक तंदूरी रोटी खा ली तो बहुत है। तो आयु के हिसाब से बीता हुआ कल हमारा आज नहीं हो सकता। अब आपने जो खाना था खा लिया। रातों रात जगता था, 10 रात 10 मुल्कों में सोने का रिकॉर्ड है, 15 दिन में 48 फ्लाइट्स लेने का रिकॉर्ड है, 2 घंटा 35 मिनट में दिल्ली देहरादून गाड़ी चलाने का ऑर्डर है। ये सब मैंने खुराफातें करी। अब आपको तंदुरुस्त रहना है, तो तंदुरुस्त रहने का वही नियम है जो आपके केशव अग्रवाल जी कर रहे हैं। आप जानते रहो उनको, आप काशीपुर वाला के थ्रू आए हो, सत्यम जी के। तो सत्यम जी के जो ताऊ जी हैं, उनका मैंने पैनक्रियाटाइटिस ठीक किया हुआ है। वो क्यों आपको लेके मेरे पास आए? क्योंकि उनके घर वो सुबह उठते हैं, एक नियम के साथ जीते हैं, खाते पीते हैं, उनका CA-19 भी बढ़ गया था, अब आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब आपको डेंट लग चुका है, यू आर नॉट ए मर्सिडीज के न्यू मॉडल नहीं हो, डेंट लग चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, तमीज से रहो। तो ये सब चीज़ें ठीक है, परंतु ये पैनक्रियाटाइटिस एक घातक बीमारी है, और इसके साथ कैंसर शब्द जुड़ा हुआ है। अब आपको ठीक मैं कर दूंगा, और ठीक रहने के लिए आपको जीवन में परिवर्तन करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो झेलना पड़ेगा। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अक्टूबर में अभी एक ऐसा फंक्शन है जो अवॉइड नहीं करा जा सकता, मेरे अपने भाई की शादी है। तो करो, तो किसने करो का है? तो
मतलब सर फिर तब देर तक जागना होगा तो क्यों जागना होगा? क्योंकि सर दिन में शादी कर लो। मेरे पिताजी गुजर गए थे और छोटा भाई था मेरा, अब मैं ही बाप था। उसकी शादी दिल्ली हुई। मैंने देखा मेरी ताकत नहीं है कि दिल्ली बारात लेके जाऊं, रात भर जगूं। हम सुबह गए, शाम को आ गए, शादी दिन में हो गई। आपको दुनिया को दिखावे के लिए भी करता है। और आपको खाना, अभी भी मैं बहुत सारी शादियों में जाता हूँ तो अपना आटा मान के लेके जाता हूँ। एक दिन पहले मंडा हुआ होता है, वहां जाके 2 तंदूरी रोटी बन जाती है, 2 पानी पूड़ी भी खाता हूँ, दही बड़ा भी खाता हूँ, तेल वाला नहीं खाता हूँ, खा के आ जाता हूँ। अब आपको बीमारी है ना, भाई तो यहीं रहेगा, आपको अपने सेहत का काम खुद ही करना है। अब रात की शादी हो, दिन की शादी हो, अगर आपको अटैक हो गया तो शादी तो रुकेगी नहीं। अगर आपको लगता है कि शादी में एग्जर्शन होगा तो दिन में कर लो। तो आज हमने एक सेशन किया 8 पैंक्रेटाइटिस के मरीजों के साथ, जो कि अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। इनके अपने सवाल हैं और सवालों में सबसे सवाल है कि बीमारी क्यों हुई। आयुर्वेद में कोई भी चीज़ बगैर कारण के नहीं होती, कारण तो है ही, पर जो किताबों में लिखा है वो कारण अलग है, एक अनुभवजन्य कारण भी है। तो रात्रि जागरण, टाइम पर खाना न खाना, अतिशन करना, अध्यशन करना, अति और अनशन करना, जैसे आपने अनशन किया, खाना खाया ही नहीं, अतिशन ज़्यादा खा लिया जैसे ये बैठे हैं, और अध्यशन एक खाने के बीच में दूसरा खाना। आप पड़ाव में खाते हैं 8 बजे के बाद, आपको 10:30 बजे तक कुछ नहीं मिलता, तो 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाना मिलता है। वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालोगे, तो हमने अपने अनुभव के साथ और जो अभी की जानकारी है उनके हिसाब से, इनके कुछ सवाल थे, मेरे पास कुछ तजुर्बा है, वो आपस में शेयर किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से इन सभी को फ़ायदा होगा। और बहुत सारे मरीज जो आना चाहते हैं, उनके भी सवाल हैं जो अपने घर में बैठे हैं। इसीलिए हमने एक श्रृंखला शुरू की है कि सवाल मरीजों के, जवाब वैद्य जी का। और ये जवाब केवल सतही नहीं है, ये बहुत अच्छे अनुभवों पर, प्रमाणों पर आधारित हैं, जिनके हम समय समय पर अपने रिसर्च पेपर भी डालते रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।